हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत दोस्तों आज की क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपके हिस्ट्री का 10th चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों मुगल मुगल शासन की स्थापना। दोस्तों इस चैप्टर के अंदर हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले दोस्तों, तो बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। और दोस्तों इसे अगर चाहो तो नोट भी कर सकते हो, नहीं तो समझ भी सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा बाबर का आगमन कब हुआ, तो देखो 1526 से 1530 मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने रखी। ठीक है, अब देखो बाबर का प्रारंभिक जीवन कैसा था। बाबर का जन्म फरगाना, कहाँ पे हुआ था? फरगाना ट्रांस ऑक्सियाना में हुआ। ठीक है, 1494 में मात्र 12 वर्ष की उम्र, कितनी थी? 12 वर्ष की उम्र में पिता की मृत्यु के बाद वह फरगाना का शासक बन गया। मध्य एशिया में गहरी राजनीतिक अस्थिरता थी, उसे अपने ही कुलीनों के विरुद्ध का सामना करना पड़ा। मतलब उसके वहीं के लोगों के, जो अमीर लोग होते हैं ना, उनका उन्हें उसे सामना करना पड़ा। वह समरकंद जीता, लेकिन कुलीनों के विश्वासघात के कारण खो दिया। अंथा उज्बेकों से हारकर फरगाना भी गवा दिया। ठीक है ना, किससे हारकर? उज्बेकों से हारकर फरगाना भी इसने हार गया, मतलब ठीक है, या गवा दिया उसने। ठीक है, और उसके खुद के ही कुलीन उसके खिलाफ हो गए थे। मेन बात क्या है, इसका जन्म कहाँ हुआ था? फरगाना में। कब? 12 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा, उसके पिता की मृत्यु के बाद। ठीक है ना, मध्य एशिया में गहरी राजनीतिक अस्थिरता थी, उसे अपने ही कुलीनों के विरुद्ध का सामना करना पड़ा। वह समरकंद जीता, लेकिन कुलीनों के विश्वासघात की वजह से वो हार गया, और इनकी वजह से ही क्या है, वो अपना फरगाना भी गवा दिया। फिर अब आगे चलते हैं, तो बाबर का वंश। तो बाबर का वंश है तुमीरियन। क्या है? तिमूरियन। ठीक है, पिता की ओर से ये तैमूर का वंश है। कौन सा वंश है? तैमूर का। और माता की वंश से किसका है? चंगेज खान का वंश है। ठीक है, इसलिए मुगलों को तिमूरियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुगलों को तिमूरियन कहा जाता है। चंगेज खान और तैमूर के मिश्रण है ये। ठीक है, उसके बाद देखिए, भारत पर आक्रमण के कारण मध्य एशिया में सत्ता संघर्ष। बाबर को स्थानीय राज्य नहीं मिल पाया। भारत की राजनीतिक अस्थिरता, सिकंदर लोदी की मृत्यु, अफगान सूबेदारों की लड़ाई, दौलत खान लोदी और राणा सांगा का निमंत्रण। दोनों चाहते थे कि बाबर इब्राहिम लोदी को हटा दे। ठीक है ना, कौन कौन? दौलत खान और हाँ, राणा सांगा का निमंत्रण था कि बाबर को बुलाया गया और इब्राहिम लोदी को हटाने के लिए। ठीक है, भारत की समृद्धि किस पर थी? बाबर कई वर्षों से यहाँ आने की योजना बना रहा था, तो ये सारे कारण थे कि वो भारत में आया और वहां पर आक्रमण करा इसने। ठीक है, अब आगे, भारत में बाबर का प्रारंभिक राज्य क्या था? भीरा। कहाँ पर आए? भीरा, सियालकोट और लाहौर, ये इसका प्रारंभिक स्थान था। फिर धीरे धीरे और भी फैला। फिर इसने 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा। कब? हाँ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का युद्ध हुआ। कब हुआ? 1526 में हुआ। बहुत बढ़िया। सेना बल क्या था? बाबर 12,000 सेना थी। बाबर के पास कितनी सेना थी? 12,000। और इब्राहिम लोदी कितना? लगभग 1 लाख प्लस 1000 हाथी थे इसके पास। कितना? 1 लाख सेना थी और लगभग 1000 हाथी थे इसके पास। ठीक है, उसके बाद बाबर की युद्ध की रणनीति क्या थी? जो कि रूमी मतलब ऑटोमन तोपों का प्रयोग करता था। तुलु गमा पद्धति, मतलब सेना को दाएं बाएं और केंद्र भागों में बांटकर घेराबंदी कर दी, दाएं बाएं और केंद्र में सेना रखकर। फिर रण क्षेत्र में लकड़ी की बाधाएं और खाइयां रक्षा के लिए बनाई, और फिर उसके बाद घुड़सवारों द्वारा तीरों की वर्षा करवाई। तो ये बाबर की रणनीति थी, जिससे इब्राहिम लोदी को उसने हराया। फिर इब्राहिम लोदी की युद्ध के मैदान में ही क्या हो गई? मृत्यु हो गई, और दिल्ली व आगरा पर बाबर का नियंत्रण हो गया। ठीक है ना, तो इब्राहिम लोदी हार गया था पानीपत के युद्ध में। 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम के बीच में। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो, पानीपत के बाद बाबर की समस्या क्या आई है ना? पानीपत के युद्ध के बाद बाबर के समक्ष कौन समस्या है? देखो, उसके सैनिक भारत का मौसम पसंद नहीं करते थे। जो उसके सैनिक थे ना, उनको भारत का मौसम क्या था? पसंद नहीं था। राणा सांगा राजपूतों को संगठित कर मुगलों को निकालने की तैयारी कर रहा था। क्या कर रहा था? राणा सांगा राजपूतों को इकट्ठा करके मुगलों को निकालने की तैयारी कर रहा था। अफगान शक्ति बिहार, जौनपुर, बंगाल, ठीक है, पूर्ण गठित हो रही थी। ठीक है, फिर आया आपका खानवा का युद्ध। क्या हुआ? क्योंकि राणा सांगा राजपूतों के साथ संगठित करा था, इसलिए खानवा का युद्ध बाबर और किसके साथ हुआ? राणा सांगा के साथ। किसके साथ हुआ? बाबर और रांगा सांगा,
राणा सांगा। राणा सांगा को कई प्रमुख राजपूत सरदारों का समर्थन मिला, जालोर, सिरोही, मेड़ता आदि का। ठीक है, बाबर ने फिर ओटोमन तोपों और घुड़सवार रणनीति से जीत हासिल कर ली। ये भी कौन, बाबर जीत गया। पानीपत का भी युद्ध जीत गया, खानवा का भी युद्ध जीत गया। ठीक है, राणा सांगा की हार के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़ी चुनौती समाप्त हो गई, जो कि राणा सांगा की थी। ठीक है, बाबर के लिए। फिर उसके बाद है आपका चंदेरी का युद्ध। ठीक है, देखो प्रतिनिधि कौन था इसका, मेदी निया राय। ठीक है, चंदेरी का युद्ध जिसमें प्रतिद्वंदी कौन था, मेदिनी राय। राजपूतों के ने अत्यंत बहादुरी से युद्ध किया। इस जीत से मालवा क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित हुआ। क्या हुआ इसके अंदर, चंदेरी का युद्ध बाबर हार गया था। क्या हुआ था, चंदेरी का युद्ध बाबर हार गया। अफगान की समस्या, अफगान नेता अभी भी पूर्वी भारत यानी बिहार, जौनपुर मजबूत थे। बाबर ने हुमायूं को इनके दमन के लिए भेजा। ठीक है ना, अफगान नेता अभी भी पूर्वी भारत में बिहार यानी जौनपुर में मजबूत थे, तो इनको खत्म करने के लिए बाबर ने हुमायूं को भेजा। ठीक है, अब देखिए बाबर की मृत्यु कब हुई थी, 1530 में। बाबर दिल्ली और आगरा का शासक बना, परंतु गुजरात, मालवा और बंगाल अभी भी स्वतंत्र एवं शक्तिशाली थे। इन प्रादेशिक शक्तियों से निपटना हुमायूं के लिए कठिन चुनौती बन गया, क्योंकि बाबर के बाद कौन आया, हुमायूं आया। ठीक है, आ जाओ। अब देखो हुमायूं के पीछे हटना और अफगानों का पूर्ण जागरण। ठीक है ना, अब इसे समझते हैं। देखो हुमायूं का पीछे हटना और अफगानों का पूर्ण जागरण। ठीक है, देखो हुमायूं का शासन और प्रारंभिक समस्या। ठीक है, देखो क्या है, 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं गद्दी पर बैठ गया, पर उसकी स्थिति बेहद कमजोर थी। ठीक है, हुमायूं की प्रमुख समस्या क्या थी, नव जीते प्रदेशों का प्रशासन असंगठित था। जो नए नए उसने जीता था इलाके, वो अभी असंगठित था, एक नहीं था। फिर मुगल कुलीन वर्ग का भरोसा नहीं मिला, वह बाबर जितना सम्मान उसे नहीं देते थे। बाबर को जितना सम्मान मिलता था उतना हुमायूं को नहीं दिया। फिर चगताई अमीर उसके खिलाफ थे, भारतीय कुलीनों ने भी साथ छोड़ दिया, मतलब इसका हुमायूं का किसी ने साथ नहीं दिया। फिर अफगान खतरा दो तरफ से था, बिहार में शेर खान यानी शेरशाह और गुजरात में बहादुर शाह। ठीक है ना, ठीक है, पश्चिम में गुजरात में बहादुर शाह। ठीक है, दोनों तरफ से इसको था। फिर उसके बाद दिल्ली, फिर तैमूर परंपरा के अनुसार साम्राज्य भाइयों में बांट दिया गया। दिल्ली आगरा हुमायूं को दे दिया और पंजाब अफगानिस्तान कामरान को दे दिया। ठीक है, इसका सीधा परिणाम यह हुआ कि हुमायूं के पास स्थिर आधार नहीं था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे आपका बहादुर शाह से संघर्ष। अब देखो क्या हुआ, बहादुर शाह संघर्ष। बहादुर शाह ने भीलसा, रायसेन, उज्जैन, जगरोन तक अपना विस्तार किया था, और हुमायूं जब चुनार में व्यस्त था तभी बहादुर शाह चित्तौड़ पर हमला कर चुका था। हाँ भाई, अच्छा वो बुक्स आई हैं, ठीक है। मेरा फोन पे ना कितने रुपए हो गए भाई, 1100, पूरे 1100 हो गए। ये लो बुक्स आ गई। बुक की अनबॉक्सिंग कर देते हैं। बहुत ज़्यादा टाइट पैकिंग करी है इन्होंने।
सारी किताबें। क्या है इसके अंदर? देखो, सिर्फ क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर है। चेक करो, इंग्लिश का ये रहा, ये लो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी दे रखे हैं और सैम्पल 5 है सैम्पल पेपर्स फिर चैप्टर वाइज है। हम्म, लास्ट में इसी को पढ़ाऊंगा। इसे ना मैं अपने पास ही रख रहा हूँ, ठीक है। मैं तुझे जो पढ़ने के लिए देना है ना, चैप्टर खत्म करने के लिए, मैं तुझे पहले हिंदी दे रहा हूँ पढ़ने के लिए, ठीक है ना। ये पकड़, सारी तेरी किताबें हैं, ये हिंदी पकड़। हिंदी का सिलेबस अब तुझे खत्म करना है खुद से, ठीक है ना। भाई मैं बता दूंगा कैसे खत्म करना है। ये लो तुम इंग्लिश, अपना तुम इंग्लिश का खत्म करोगी। और ये रहा शारीरिक विज्ञान, पकड़ो। रेगुलर एक चैप्टर खत्म करोगी इसमें से, ठीक है, दोनों दोनों का। याद करना है लिखना लिखना भी है, याद भी करना है, ठीक है। प्रॉब्लम ही खत्म कर देते हैं जड़ से। नाम है दीपक सर। इधर दो। 1100 2 रुपये वापस नहीं दिए 2280 रुपये, बाकी ऑनलाइन पेमेंट। 2 रुपये वापस नहीं दिए ही नहीं मैंने। अच्छा, दिए बात है 2 रुपये मांगे। इसमें यही लिखा है कि कितने नंबर का चैप्टर है। चलो स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है। क्लास को रख दो अभी इसको। बहादुर शाह से संघर्ष से पढ़ना है ना हमें, फिर उसके बाद एडिट कर दूंगा, मैं काट दूंगा, ठीक है। चलो तो फिर अब देखते हैं बहादुर शाह से संघर्ष, ठीक है ना। अब देखिए बहादुर शाह से संघर्ष हुआ। बहादुर शाह ने भीलसा, रायसेन, उज्जैन, जगरोन तक अपना विस्तार कर लिया था। अरे यार इस पे तो वो आ रहा है, हाँ। ठीक है, अब फिर से स्टार्ट करता हूँ, है ना। तो बहादुर शाह से संघर्ष, ठीक है। अब क्या हुआ, हुमायूं का बहादुर शाह से संघर्ष हुआ, ठीक है। देखिए बहादुर शाह ने भिलसा, रायसेन, उज्जैन, जगरोन तक अपना विस्तार कर लिया था। हुमायूं जब चुनार में व्यस्त था तभी बहादुर शाह चित्तौड़ पर हमला कर चुका था और हुमायूं ने मांडू जीतकर बहादुर शाह का रास्ता रोकना चाहा, लेकिन आगरा और दोआब में विद्रोह होने से उसे वापस लौटना पड़ा। इस बीच मांडू की जिम्मेदारी मिर्जा अस्करी को दी गई, ठीक है। अब चलते हैं आगे। शेरशाह सूरी का उदय, देखो अब यहां से हुआ शेरशाह सूरी का उदय। देखिए
शेरशाह यानी फरीद खान बिहार के जागीरदार हसन खान सूरी का पुत्र था। अपने पिता की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी ने उसे जागीर प्रदान की। उसने बिहार में अपनी प्रशासनिक क्षमता सिद्ध की और अफगानों का प्रमुख नेता बन गया। और शेरशाह की उन्नति, बंगाल के शासक महमूद शाह को हराया, सूरजगढ़ की लड़ाई में बड़ी सफलता पाई, बंगाल की भारी संपत्ति से बड़ी सेना तैयार करी और अब उसने बनारस और मुगल क्षेत्रों पर नजरें गड़ा रखी थी। मतलब शेरशाह चाह रहा था कि अब मुगल को हराएगा। ठीक है, तो इस तरीके से शेरशाह का नाम फरीद खान था, बिहार के जागीरदार हसन खान सूरी का पुत्र था। ठीक है, पिता के मरने के बाद इब्राहिम लोदी ने उसे जागीर दी थी और उसने अपने आप को प्रूव करा। ठीक है, अब क्या है, हुमायूं की गलतियां और कमजोरियां क्या थी, देखो भाई। देखो हुमायूं की गलतियां और कमजोरियां। देखिए, हुमायूं ने शेरशाह की महत्वाकांक्षाओं को गंभीरता से नहीं लिया और गंभीरता से नहीं लिया और भाई हिंदल ने विद्रोह कर दिया। शेरशाह ने आगरा के मार्ग पर कब्जा कर हुमायूं का संपर्क काट दिया। ठीक है, और फिर चौसा का युद्ध हुआ। ठीक है, अब चौसा का युद्ध स्थान कमनासा नदी के पास, परिणाम हुमायूं की करारी हार। हुमायूं किसी तरह बचकर निकला लेकिन उसकी पूरी सेना लगभग नष्ट हो गई थी। इस जीत के बाद शेरशाह ने स्वयं को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। ठीक है ना, चौसा का युद्ध किन दो दोस्तों के बीच में हुआ था, किन दो शासकों के बीच में हुआ था, हुमायूं के और शेरशाह सूरी के साथ हुआ था। ठीक है, इसमें हुमायूं बुरी तरीके से हार गया था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो आगे कन्नौज की लड़ाई। अब देखो कन्नौज की लड़ाई में क्या था, दोनों सेनाओं का कन्नौज में सामना हुआ। हुमायूं की सेना बिखर चुकी थी, किसी भाई ने भी साथ नहीं दिया। हुमायूं को अत्यंत अपमानजनक हार झेलनी पड़ी। इस जीत के साथ शेरशाह सूरी का भारत में शासन स्थापित हुआ और हुमायूं का पहला राज समाप्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हुमायूं ने हार मान ली। ठीक है, अब कौन आ गया, शेरशाह सूरी आ गया। अब द्वितीय अफगानी साम्राज्य। ठीक है, अब देखिए द्वितीय अफगानी साम्राज्य की स्थापना। पहला अफगानी साम्राज्य लोधी वंश में 1526 में बाबर द्वारा पराजित हुआ। 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर पूर्ण अफगान सत्ता स्थापित कर ली थी। यह शासन 15 वर्ष चला, 1540 से 1555, और इसे द्वितीय अफगानी साम्राज्य कहा जाता है। शेरशाह सूरी का उदय, असली नाम फरीद खान, बाद में शेर खान और फिर शेरशाह कहलाया। वह रण कौशल में अत्यंत निपुण, सक्षम, सेनानायक और प्रशासनिक प्रतिभा का धनी था। मतलब उसे लड़ाई धड़ाई सेना होना का जानकारी अच्छे से था। फिर उसके बाद हुमायूं का चौसा में हराना। ठीक है, और कन्नौज 1540 में हराकर भारत का सर्वोच्च शासक बना और 1540 में उसे शेरशाह की उपाधि मिली। ठीक है, अब आगे देखो शेरशाह का साम्राज्य विस्तार। देखिए, शेरशाह ने उत्तरी और पूर्वी भारत में तेजी से अपना नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, उसके द्वारा जीते गए प्रमुख प्रदेश उत्तर पश्चिम सिंध, राजस्थान, मारवाड़, रणथंभौर, नागौर, अजमेर, मेड़ता और जोधपुर, बीकानेर इत्यादि। ठीक है, और मध्य भारत में मालवा, चंदेरी, पूर्वी भारत में बिहार, बंगाल, अन्य जैसे पंजाब, बुंदेलखंड। ये मतलब उत्तर पश्चिम से की मतलब दिशाओं के आधार पर भी जो है ये क्षेत्र इसने जीते थे। फिर 1545 तक शेरशाह सिंध से बंगाल और राजपुताना से बिहार तक का सर्वोच्च शासन बन चुका था। मतलब कहाँ तक, सिंध से बंगाल और राजपुताना से बिहार तक का एक सर्वोच्च शासक शेरशाह बन गया। ठीक है, उसके बाद शेरशाह के प्रमुख प्रशासनिक सुधार। इसने क्या करा, प्रशासनिक सुधार। देखो, शेरशाह को भारतीय प्रशासन का सच्चा आधार निर्माता कहा जाता है। स्थानीय प्रशासन का पुनर्गठन किया, सरकार यानी कि जिला और परगना स्तर पर प्रशासन व्यवस्थित किया, अफसरों की जिम्मेदारियां स्पष्ट की, सड़क व संचार सेवाएं बनाई, यात्रियों व व्यापारियों हेतु सड़कें व सराय का निर्माण कराया। सबसे प्रसिद्ध ग्रैंड टैंक रोड जो कि कोलकाता में है। ठीक है, ग्रैंड या ग्रांड ट्रैंक रोड इसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने बनवाया था, जो कि कोलकाता में है। ठीक है, यह आएगा 1 नंबर में, याद रखना। हर कोष पर सराया और दूरी मापने के लिए माइल पोस्ट भी लगा हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से ने सड़क व संचार सेवाएं बनवाई थी। ठीक है ना, स्थानीय प्रशासन का पुनर्गठन कराया था, जिसने उसने
जिला और परगाना स्तर पर प्रशासन व्यवस्थित किया, ठीक है, और अफसरों की जिम्मेदारियां स्पष्ट करी। अब आगे आगे मुद्रा प्रणाली और लगान सुधार। देखो, भूमि मापन प्रणाली का मानकीकरण, सिक्कों का सुधार, चांदी का रुपया, तांबे का दाम, लगान आकलन को वैज्ञानिक और पारदर्शी बनाया गया। सेना का संगठन, सेना का पुनर्गठन, घोड़ों पर दाग यानी ब्रांड बनाना तथा सैनिकों की हुलिया परख यानी चेहरा पहचान की प्रणाली लागू कर दी गई, ठीक है। फिर न्यायिक सुधार किया गया, न्याय को सरल, सुलभ और नियंत्रित बनाया गया और भ्रष्टाचार को पर कड़ी रोक लगाई गई। तो ये सब काम किसके द्वारा किया गया? शेरशाह के द्वारा। अभी शेरशाह की देख रहे हो कि अपने इसने क्या सुधार किया, क्या परिवर्तन ला रहा है, ठीक है। शेरशाह की मृत्यु और साम्राज्य का पतन, ठीक है। शेरशाह की मृत्यु हो गई, ठीक है। 1545 में कलिंजर किले को घेराबंदी के दौरान बारूद विस्फोट में मृत्यु। उत्तराधिकारी इस्लाम शाह कमजोर साबित हुआ, भाई भाइयों और अमीरों के संघर्ष बढ़ते गए। अफगानी साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हुआ, ठीक है, और द्वितीय अफगानी साम्राज्य का अंत। 1555 में हुमायूं ने दिल्ली और आगरा पूर्ण जीतकर अफगानी शासन समाप्त कर दिया, ठीक है, फिर से आ गया ये, ठीक है। और 1556 में हुमायूं की मृत्यु के साथ ही मुगल शासन का नया अध्याय शुरू हुआ, ठीक है। अब देखो, अब मुगल शासक का नया अध्याय, अब कौन आएगा? अब आएगा अकबर से औरंगजेब तक, ठीक है ना। अब आएगा यहाँ से अकबर से औरंगजेब तक पहुंचेंगे, ठीक है। अब देखो, अकबर का राज्यरोहण और बैरम खान की क्या लिखा है? रिजेंसी, ठीक है। देखो, 1556 हुमायूं के मरने के बाद अकबर जो 13 वर्ष का था, कलानौर यानी पंजाब में राज्याभिषेक किया गया, इसका गद्दी बैठाया गया इसको। और बैरम खान अकबर का संरक्षक, वजीर व खाने खाना 1556-1560 तक रीजेंट यानी दरबारी प्रशासक रहा, ठीक है। रीजेंट मतलब दरबारी प्रशासक रहा। और बैरम खान की सबसे बड़ी सफलता पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में, हेमू व अफगान सेना पर विजय, ठीक है ना। उसके बाद मुगल साम्राज्य को पूर्ण स्थिर आधार मिला इसकी वजह से, बैरम खान की वजह से, ठीक है। उसके बाद बैरम खान को हटाना। बैरम खान अत्यधिक शक्तिशाली व अभिमानी हो गया, कई मुगल अभिजातियों से टकराव हुआ। अकबर अब स्वयं शासन संभालना चाहता था, इसलिए 1560 में बैरम खान को पदच्युत कर दिया गया, मतलब उसको उसके पद से हटा दिया गया। क्योंकि देखो, कोई भी ज़्यादा शक्तिशाली बनेगा तो आगे चलकर विरोध करेगा, इसलिए उसने सोचा कि भैया इसको अब हटा देना चाहिए, ठीक है, तो हटा दिया। अब देखिए, बैरम खान ने विद्रोह किया, फिर क्या किया? उसके हटाए जाने से उसको विरोध किया उसने, ठीक है। पराजित हुआ, अकबर ने क्षमा कर मक्का जाने की अनुमति दे दी, ठीक है, चल निकल ले यहाँ से, अब मक्का तू हार चुका है। रास्ते में उसकी हत्या हो गई। उसका पुत्र अब्दुर रहीम आगे चलकर खाने खाना के रूप में प्रसिद्ध मनसबदार बना, ठीक है ना। उसके मतलब रास्ते में उसको किसी ने मार दिया, ठीक है। फिर अकबर के समय की प्रमुख राजनीतिक शक्तियां, राजपूत राज्य, अफगान, ठीक है ना, और ये दक्कन के राज्य और काबुल और गांधार। देखिए, पहले राजपूत राज्य, विशेषकर राजस्थान, जो मेवाड़, आमेर, मारवाड़, बीकानेर, जोधपुर, चित्तौड़, रणथंभौर आदि, ये सारे कहाँ के हैं? तुम्हारे राजस्थान के इलाके हैं, ठीक है ना। और उसका अफगान, जैसे गुजरात, बिहार, बंगाल में अभी प्रभाव था। फिर दक्कन के राज्य, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, खानदेश आदि, ठीक। फिर उसके बाद काबुल और कंधार, मुगल परिवार की शाखाओं के अधीन पर अकबर के प्रति शत्रुता पूर्ण थे। देखो, मुगल परिवार की शाखाओं के अधीन पर अकबर के प्रति मतलब शत्रुपूर्णता, मतलब कि ये लोग मुगल के तरफ तो थे लेकिन अकबर से दुश्मनी थी इनकी, किनकी? काबुल और गंधार, ठीक है ना, इनकी। अकबर के समय प्रमुख राजनीतिक शक्तियां, तो ये थी उस समय प्रमुख राजनीतिक शक्तियां, ठीक है। कौन कौन थी? राजपूत राज्य, अफगान, दक्कन और काबुल और कंधार, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब आगे है अकबर की विस्तार नीति। देखो, भारत, मध्य भारत, देखिए 1559 से 60 ग्वालियर पर अधिकार, फिर मालवा पर आक्रमण, फिर शासक बाज बहादुर पर विजय, ठीक है, शासक बाज बहादुर पर विजय। फिर है गोंडवाना यानी रानी दुर्गावती, 1564 में विजय मुगल साम्राज्य में शामिल हो गई। फिर उसके बाद राजपूत की नीति। देखिए, लक्ष्य राजपूतों को मित्र बनाकर साम्राज्य मजबूत करना, जहां संभव हुआ सिंधी व विवाह संबंध किए, ठीक है। फिर आमेर के राजा भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से कराया, ठीक है, किससे? राजा भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से करा दिया। फिर कई राजपूत राज्यों ने सहजता से अधीनता स्वीकार की और मेड़ता, जोधपुर आदि
ठीक है ना। और चुनौती देने वाले राजपूत महाराणा प्रताप मेवाड़ के चित्तौड़ के पतन के बाद भी लंबे समय तक संघर्ष चला, ठीक है ना। मतलब इसने क्या करा, मध्य भारत में तो इसने क्या करा, ग्वालियर पर अधिकार, फिर मालवा पर आक्रमण, फिर शासक बाज बहादुर पर विजय प्राप्त कर ली, फिर गोंडवाना में रानी दुर्गावती, ठीक है, 1564 में विजय मुगल साम्राज्य में शामिल हुई। फिर उसके बाद राजपूत नीति क्या थी, राजपूतों को अपना फ्रेंड बनाना था, कैसे भी विवाह करके या कैसे भी संबंध, तो ऐसे उन्होंने इनके अधीन हो गए, मेड़ता जोधपुर आदि, ठीक है। लेकिन एक राजपूत था महाराणा प्रताप, जो कि मेवाड़ से थे, चित्तौड़ के पतन के बाद भी लंबे समय तक इन्होंने संघर्ष अपना जारी रखा, ठीक है। अब आगे अकबर ने चित्तौड़, रणथंभौर, कलिंजर आदि किलों पर अधिकार कर लगभग पूरे राजस्थान को 1570 तक साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। फिर उसके बाद अफगान प्रदेश, गुजरात, बिहार, बंगाल, ठीक है। देखो 1572 में अकबर गुजरात के अभियान पर अहमदाबाद, सूरत आदि पर शीघ्र कब्जा कर लिया। फिर विद्रोह की खबर पर आगरा से 10 दिन में अहमदाबाद पहुंचकर विद्रोह कुचल दिया उसने। फिर 1574-76 बिहार, हाजीपुर, पटना व गोड़ बंगाल पर अधिकार जमा लिया। फिर 1592 तक राजा मान सिंह द्वारा लगभग पूरे उड़ीसा को भी मुगल साम्राज्य से जोड़ दिया गया, ठीक है। अब देखो हम इतना बड़ा पढ़ रहे हैं ना, बस ये हम अपने समझ के लिए पढ़ रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। मेन तो क्या ही आएगा, क्वेश्चन आंसर आएगा कि हुमायूं की जीत के कारण बताइए, पानीपत का युद्ध में क्या हुआ था, कौन हुआ था, किसके साथ हुआ था, ये मेन ऐसे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ये हम ऊपर से पढ़ते हुए चले थे कि अंदर की कहानी क्या है। अगर हम ये पढ़ भी लेंगे ना, तो थोड़ा बहुत जब क्वेश्चन आएगा ना सामने, कैसे भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो तुम थोड़ा बहुत याद रहेगा तो हम कर देंगे, उसको छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है। मेन बात यही रहता है ना, कि हम इतनी कहानी क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। बस हमें अपना क्या करना है, थोड़ी सी समझ बढ़ानी है और एग्जाम को पास करना, ठीक है। चलो, पंजाब व उत्तर पश्चिम, मिर्जा हकीम, काबुल का विद्रोह, अकबर का लाहौर अभियान, हकीम पीछे हट गया, ठीक है। अकबर ने काबुल पर कब्जा कर बहन बख्त, क्या लिखा है, उन्नीसा के अधीन रखा। बाद में मान सिंह सूबेदार बने, मान सिंह सूबेदार बन गया। फिर उसके बाद है रोशनाइयों का विद्रोह, रोशनाइयों का विद्रोह काबुल हिंदुस्तान मार्ग पर, बीरबल, टोडरमल, मान सिंह आदि के नेतृत्व में कठोर कार्रवाई कर दबाया गया इसको। फिर 1586 में कश्मीर मुगल साम्राज्य में शामिल हो गए। फिर 1590 से 95 मुल्तान, ठट्ठा, सिंध क्षेत्र पर मुगल प्रभुत्व स्थापित हुआ। मतलब अब क्या, धीरे धीरे इन्होंने, मुगल ने हर जगह अपना कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। मुगल के बाद आएंगे अंग्रेज 1600 में, ठीक है। अब देखिए दक्कन की नीति, 1590 के बाद दक्कन के राज्यों को अधीन करने की नीति थी। 1591 दक्कन के शासकों को अधीनता स्वीकार करना का निमंत्रण, सफलता न मिलने पर युद्ध की नीति, है ना। अगर उन्हें चुपचाप अगर अपना साम्राज्य मुगल में नहीं मिलाएंगे तो फिर युद्ध करके उन्हें हराकर अपने साम्राज्य में मिला लेंगे। फिर 1595 में अहमदनगर पर आक्रमण, राजकुमार मुराद व खाने खान, ठीक है, चांद बीबी ने वीरता से रक्षा की, अंततः समझौता हुआ और क्या लिखा है, बरार मुगलों को, ठीक है, मतलब मुगलों के पास फिर से चले गए, ठीक है। कौन चला गया, अहमदनगर, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर संघर्ष, चांद बीबी की मृत्यु के बाद अहमदनगर, बरार, फिर आसिरगढ़ और क्या ये बुरहानपुर पर मुगल अधिकार, ठीक है। किसके मरने के बाद, चांद बीबी के मरने के बाद जो है अहमदनगर, बरार, असीरगढ़, बुरहानपुर पर मुगल अधिकार हो गया, ठीक है। यानी अब हम यही पढ़ रहे हैं कैसे अकबर ने सबको हराकर मतलब पूरा अपना मुगल साम्राज्य हर जगह फैला लिया, ठीक है। फिर उसके बाद है अकबर की मनसबदारी व राजपूत मुगल समन्वय। देखो अकबर ने जीते हुए प्रदेशों के सरदारों, राजपूत, अफगान, दक्कनी को मुगल मनसबदार बनाकर साम्राज्य में मिला लिया। फिर जिन्हें जागीर मनसबदार दिए गए, कभी कभी उनके अपने प्रदेशों को ही वतन जागीर के रूप में दे दिया गया। परिणाम, साम्राज्य की प्रशासनिक सेना शक्ति बढ़ी, प्रांतीय शक्तियां विद्रोह करने के बजाय मुगल सेवा में आ गई और साम्राज्य में शांतिपूर्ण एकता और दीर्घकालीन स्थिरता स्थापित हुआ। अब यहाँ हमने पढ़ा तो अकबर ने क्या करा, अकबर ने धीरे धीरे उत्तर पश्चिम हर जगह पर अपना नियंत्रण काबू किया। करने की नीति क्या थी, सबसे पहले उसने अधीनता का निमंत्रण भेजा कि तुम हमारे अधीन हो जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, हम तुम्हें
रक्षा भी करेंगे, ठीक है ना, हमारे अधीन हो जाओ, हमारे साम्राज्य में आ जाओ। जो नहीं आता था उस पर क्या करते थे ये लोग, युद्ध करते थे, और युद्ध के बाद वो मर जाते थे तो अपने आप ही ऑटोमेटिक आ जाता था। यही नीति इनका था, ठीक है ना। और जो छोटे छोटे जगह थे, मतलब जो साम्राज्य थे, उनके अंदर जो वहाँ के राजा थे उन्हीं को ही वहाँ का सेनापति बना दिया गया, और उन्हीं को ही वहाँ की देखभाल करने के लिए रख लिया, ठीक है ना। तो ऐसे ही उनका साम्राज्य भी बढ़ गया और उनके सेना भी बढ़ने लग गए, ठीक है। अब देखिए जहांगीर और शाहजहां, दक्कन नीति। देखो जहांगीर आता है 1605 से 1627 की दक्कन नीति, ठीक है। अब देखो अकबर की दक्कन नीति को जारी रखा। जहांगीर ने अकबर की तरह दक्कन में विस्तार की नीति अपनाई, पर सफलता उसे नहीं मिली, जैसे आमंत्रित निमंत्रण करना और ना माने तो युद्ध करना, ठीक है, वही वाला। फिर मुगल प्रशासन की कमजोर स्थिति देखिए, मुगल अभी जाते दक्कन प्रांतों में आपसी षड्यंत्रों से कमजोर हो गई थी, और शक्तिशाली स्थानीय दक्कनी सरदारों ने मुगलों को आगे बढ़ने नहीं दिया, ठीक है। अब दक्कनों ने मुगलों को आगे बढ़ने नहीं दिया। अब यहाँ पे हम कहाँ पहुंच चुके हैं, 1600 में पहुंच गए। देखो अभी हम कहाँ पे चल रहे हैं, हमारे जीवन कहाँ से 2025 में चल रहा है, यानी कि 1000 लगभग 900 साल पीछे, कितने 900 साल हो गए ना, 400 ये हो गए, और अभी कितना चल रहा है हमारा 2000 चल रहा है ना, 400 साल पीछे, कितना 400 साल पीछे, 400 साल पीछे की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। अब आगे मलिक अंबर का उभार, मुगलों की हार। अहमदनगर का प्रधानमंत्री मलिक अंबर दक्कन की राजनीति में सबसे शक्तिशाली नेता था। उसने मुगल सेनाओं को कई बार हराया और बरार, बालाघाट और अहमदनगर के बड़े भाग वापस ले लिए। मुगल इन खोए क्षेत्रों को फिर प्राप्त नहीं कर सके, ठीक है ना। तो किसने हराया इनको, कौन था, मलिक अंबर, जो कि दक्कन की राजनीति में सबसे शक्तिशाली नेता था। मुगल को हराया और इन क्षेत्रों को, बरार, बालाघाट, अहमदनगर के हिस्से को इसने फिर से अपने में मिला लिया। फिर आगे शाहजहां की बगावत। देखो जहांगीर के शासन के दौरान शाहजहां ने अपने पिता के विरुद्ध बगावत कर दी। उसने मलिक अंबर से मित्रता भी कर ली, जिससे मुगलों का दक्कन में प्रभाव घटा, ठीक है। फिर मलिक अंबर, देखो जहांगीर कौन था, शाहजहां का बाप, ठीक है ना। फिर उसके बाद मलिक अंबर की मृत्यु, उसके बाद उसका पुत्र फतेह खान वकील और पेशवा बना, लेकिन वह बहुत संघर्ष प्रिय और अस्थिर शासक था। दक्कनी राज्यों में आपसी कलह बढ़ गई, जिससे मुगलों को लाभ नहीं मिला, ठीक है। फिर उसके बाद है निष्कर्ष, जहांगीर काल। जहांगीर के शासनकाल में दक्कन से कोई भी नया प्रदेश मुगल साम्राज्य में शामिल नहीं हुआ, और मलिक अंबर और दक्कनी शासकों ने मुगलों को रोकने में सफल रणनीति अपनाई, ठीक है, या हाँ ना अपनाई, ठीक। अब चलते हैं आगे। शाहजहां, शाहजहां 1628 से 1658 की दक्कन नीति। देखिए सिंहासन के समय दक्कन की चुनौती। शाहजहां के राज्यारोहण से पहले ही दक्कन में कई मुगल अधिकारी भागी थे, खासकर मुगल, मतलब कि ना कई सारे लोग जो मुगल के थे ना वो दक्कन के साथ मिले हुए थे। फिर खासकर मुगल सूबेदार खान खा लोधी, जिसने बालाघाट को निजाम शाही को सौंप दिया था। फिर खान जहां लोधी का विद्रोह, शाहजहां ने उसे आदेश दिया कि वह बालाघाट वापस ले, पर वह असफल रहा, ठीक है ना। फिर उसके बाद लोधी ने इस आदेश के बाद शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और निजाम शाह का आश्रय ले लिया। फिर इससे शाहजहां पूर्ण आक्रामक दक्कन नीति पर उतर आया, मतलब पूरी तरीके दक्कन को खत्म करके वो अपने अंडर में ले लेगा। फिर शाहजहां का दक्कन में मुख्य लक्ष्य, देखो क्या था मुख्य लक्ष्य, अहमदनगर की स्वतंत्रता खत्म करना, ठीक है, बीजापुर और गोलकुंडा को अधीनता स्वीकार करवाना, मराठों यानी शाहजी क्या लिखा है भोंसले का प्रभाव घटना। फिर उसके बाद है शाहजहां की सफलता। मलिक अंबर के पुत्र फतेह खान ने मुगलों से संधि कर ली और मुगलों ने अहमदनगर को लगभग समाप्त कर दिया, और महाबत खान है ना, अरे नाम बड़े अजीब अजीब से हैं, महाबत खान को दक्कन का सूबेदार नियुक्त कर सैनिक कार्रवाई तेज की गई, ठीक है। अब आगे फिर 1636 की दो महत्वपूर्ण संधियां हुई, बीजापुर मुगल संधि। इसमें मुख्य शर्तें थे,
आदिल शाह मुगलों की अधीनता स्वीकार करेगा, मुगल को 20 लाख रुपए क्षति पूर्ति देना होगा, ठीक है। और बीजापुर गोलकुंडा के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। बीजापुर गोलकुंडा विवाद में मुगल बादशाह मध्यस्थ होगा और शाहजहां, जो कि भोसले नाम है इनका, मराठा सरदार के विरुद्ध बीजापुर मुगलों की सहायता करेगा, ठीक है ना। जो ये शाहजी थे ना, मराठा सरदार, जो कि विरुद्ध विरुद्ध बीजापुर मुगलों की सहायता करेगा, ठीक है। अब आगे गोलकुंडा, गोलकुंडा मुगल सिंध, देखिए मुख्य शर्तें। गोलकुंडा ने मुगलों की वफादारी की शपथ ली, खुतबा, ठीक है। खुतबा में मुगल बादशाह का नाम स्वीकार किया, ईरान के शाह का नाम हटाया। गोलकुंडा मुगलों को प्रतिवर्ष 2 लाख हुण कर यानी कर्ण देना होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये यहाँ तक था। अगर हम एक शुरू से देखें तो कहाँ से कहानी आई थी भाई, यहाँ पर बाबर से शुरू हुई, फिर अकबर से औरंगजेब तक, है ना। हाँ, अकबर से शाहजहां तक। कौन था? जहांगीर। औरंगजेब नहीं आया, औरंगजेब का नाम ही नहीं आया मेरे ख्याल से इसमें कहीं पे भी, है ना। शायद वो दूसरे पार्ट में होगा।